हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो देखो, अभी तक हमने पढ़ा है सेल के बारे में कि सेल क्या है। पूरे लेक्चर्स हमने देख लिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंटेंट है, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब बारी है उसे टेस्ट करने की। उसके लिए हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसको आज हम थ्रू एमसीक्यू चेक करेंगे आपकी प्रिपरेशन को। और एमसीक्यूज आप मानिए बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो जिस तरीके से कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना, उसी बेस पे तैयार किए हुए हैं। तो चलो देखते हैं फिर। आज आपकी बारी है, ठीक है, आप बताओ। तो सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म बायोलॉजी? इसका आंसर क्या है? लेमार्क और ट्रेवियरस। क्या है? लेमार्क और ट्रेवियरस। इसे हमने ऐसे याद किया था, मैंने आपसे जब लेक्चर में बात की थी तो आपने कहा था कि बायोलॉजी शब्द कौन लेकर आया? लेकर से याद किया था लेमार्क और ट्रेवियरस। अरस्तु को हम बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, है ना, फादर ऑफ जूलॉजी, है ना। फिर थियोफ्रास्टस को हम क्या बोलते हैं? थियोफ्रास्टस को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं चार, हम चारों को डिस्कस करेंगे तो हमारे चार क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बहुत धीरे धीरे हम देखेंगे। अब कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन किस कोशिका में की थी? डेड सेल के अंदर की थी, मृत कोशिका के अंदर की थी। इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया था? एक पेड़ या पेड़ का जो तना होता है उसकी छाल के अंदर देखा तो इनको कुछ मधुमक्खी के छत्ते के आकार की एक संरचना दिखी जिसके अंदर कुछ बॉक्सेस बने हुए थे, है ना। इन बॉक्सेस को इन्होंने क्या कहा? सेल कहा। तो किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना, मृत कोशिका के अंदर। फिर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ कौन है? तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी? जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर यहाँ पे सवाल होता है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने। किसमें? तो एक बैक्टीरिया, उसका नाम था माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में क्या की इन्होंने खोज, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा खुद ही एक सिंगल सेल है ना। अब देखो, श्लाइडेन और श्वान इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दी थी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन चुनिए, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हमें आंसर के रूप में मिल गया। कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। देखो, सबसे पहले आप ये समझो, एक में बना रहा हूं एनिमल सेल, ये कौन सी है? एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। और एक में बना रहा हूं यहाँ पे पादप कोशिका या प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है केंद्र, और यहां भी केंद्र पाया जाएगा, दोनों जगह बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एनिमल सेल में जो बाहर की आपको कवरिंग दिख रही है, बाहर की जो लेयर दिख रही है, बाहर का जो आवरण दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। जबकि पादपों के अंदर हम देखते हैं, पादप की सेल के अंदर बाह्य आवरण को हम बोलते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। और इसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर हमें देखने को मिलती है कोशिका झिल्ली भी, ठीक है। तो यहां से एक अच्छा पॉइंट क्या तैयार हो गया आपके लिए कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। अब देखो, ये जो एनिमल सेल है ना, इसकी बाहरी आवरण को हमने क्या बोला? कोशिका झिल्ली। ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की नहीं बनी होती, ये बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड या फैट, है ना। ये बनी होती है प्रोटीन और वसा की, ठीक है। अब आपका सवाल होगा सेलुलोज की किसमें बनी होती है? तो आपको जो सेल वॉल दिख रही है ये बनी होती है किससे? सेलुलोज से। जो जीव शाकाहारी होते हैं उनके अंदर
क्या होता है, शाकाहारी भोजन लेते हैं उसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज का पाचन उनके अंदर होता है, और सेलुलोज का जो पाचन करता है उस एंजाइम का नाम होता है सेलुलेज। क्या होता है, सेलुलेज। अब देखो जहां भी आपको एज दिखे ये हमेशा एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स, जैसे कि पेप्टेज हो गया, ठीक है, हम पढ़ेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे। फिर इसके बाद में क्या है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। बिल्कुल हमने देखा कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर। कोशिका भित्ति पारगम्य में होती है, परमिएबल होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब ये अपने अंदर जो मटेरियल से उनका ट्रांसपोर्ट होने देती है, कोई भी इसके अंदर आसानी से आ सकता है, जा सकता है। जबकि जो एनिमल सेल होती है ये कैसी होती है, ये होती है सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य। इसके अंदर इंपॉर्टेंट मटेरियल ही जाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं ऑक्सीजन, तो देखो ये ऑक्सीजन को अपने अंदर आने दे देगी, और इसको पता है कि CO2 हमारे काम के लिए, तो CO2 को ये बाहर कर देगी, ठीक है। फिर इसके बाद में कोशिका भित्ति कठोर व निर्जीव होती है, रिजिड और नॉन लिविंग होती है, बिल्कुल सही। जबकि एनिमल सेल कैसी होती है, एनिमल सेल होती है लिविंग और सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल। फिर बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पैक्टिन और कवक में काइटिन की बनी होती है, तो मैंने आपको याद कराया था बैक्टीरिया में बनी होती है पैक्टिन, तो BP से याद कर लेंगे। और कवक में बनी होती है काइटिन की, तो कैसे कवक कैसे काइटिन, गॉट इट, ओके। यहाँ पे हमारा आंसर ये हो ही गया था, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये अगेन एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम। फिर इसके बाद में जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर है पुरकिंजे। क्या है, पुरकिंजे। जीव द्रव्य क्या होता है, तो देखो ये एक सेल है, सेल के अंदर भी द्रव्य पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, ये ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य, जो कि जीवन का आधार है। जीवन का आधार क्यों, क्योंकि एक कोशिका की समस्त क्रियाएं इसके अंदर हो रही है ना। तो मैंने आपको ये याद करवाया था, एक साइंटिस्ट थे जो सेल के पुर्जे की खोज कर रहे थे, उससे हमारे पास क्या नाम आया, पुरकिंजे। पॉलीकर कौन है सर, ये तो बता दो। तो देखो ये हमने ऐसे याद किया था कि जब एक सेल काम करती है तो उससे एनर्जी चाहिए, एक ऑर्गन बोलता है कि तू काम कर, काम कर। कौन बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो काम कर से हमने याद किया था पॉलीकर और माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका का पावर हाउस है। इसकी खोज किसने की थी, पॉलीकर ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन कौन है, तो इन्होंने खोज की थी केंद्रक की या न्यूक्लियस की, है ना। और केंद्रक क्या होता है, कोशिका का ब्रेन होता है, कोशिका का ब्रेन कहते हैं इसे। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर वो कौन रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करता है केंद्रक। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक के बारे में असत्य है, मतलब केंद्रक के बारे में क्या, न्यूक्लियस के बारे में क्या फॉल्स स्टेटमेंट है, जैसे न्यूक्लियस, ओके। इसके चारों ओर केंद्रक आवरण पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अब देखो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, पहले इसे समझो, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। डिस्कस किया था हमने इसके बारे में। यूकैरियोटिक में ये जो यू है ना, इसका मतलब होता है वास्तविक या सच्चा, ट्रू, वास्तविक, सच्चा या ट्रू। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं के अंदर सच्चा केंद्रक, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। अब ये सर वास्तविक केंद्रक क्या होता है, तो देखो केंद्रक के ऊपर अगर आवरण झिल्ली पाई जाती है ना एक, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, कोशिका सॉरी केंद्रक झिल्ली। तो ऐसे जीव जिनकी कोशिका के केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक केंद्रक या यूकैरियोटिक। जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया एक सेल ही तो है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फैला हुआ होता है। तो ऐसे जीव को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। स्टेटमेंट देखते हैं, इसके चारों ओर केंद्रक आवरण पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, ये बात तो सही है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, नहीं। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है बी, नहीं पाया जा रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो उसका एनवेलप कहां से पाया जाए। फिर इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, बिल्कुल इसकी खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन।
केंद्रक में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर एक संरचना और पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिका, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका में पाए जाने वाले अंगों को हम बोलते हैं कोशिका। ठीक है, ऑर्गन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, इसलिए हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ ए किससे मैच कर रहा है, थर्ड से, कोशिका का ऊर्जा क्या है। अब मुझे बताओ इन ऑप्शन में ए का थर्ड कौन है, तो ऐसे ऑप्शन जिनमें ए पे थर्ड नंबर दे रखा है वो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मतलब एक तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, इसलिए हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, और ये आरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो बी का फर्स्ट किसमें, तो बी का फर्स्ट एक तो फर्स्ट में फोर्थ में, मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल। फिर लाइसोसोम, देखो हमारे सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या कोई माइटोकॉन्ड्रिया जो भी काम करना बंद कर देते हैं, या इवन सेल खुद का भी काम करना बंद कर देते हैं, तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने अंदर से एंजाइम छिड़कता है और या फट जाता है, तो जिससे पूरी सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सुसाइड डेथ। तो सी का है फोर्थ, सी का फोर्थ किसमें, एक ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या है हमारा एक। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो वैसे तो हमें फिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, जिसके अंदर हमें ऑप्शन से ही पता लगा है। ठीक है, अब देखो ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, ये जिस कोशिका में ज्यादा होगा वो विभाजन ज्यादा करेगी, और जब कोशिका विभाजन ज्यादा कर लेती है तो कैंसर हो जाती है। कैंसर बेसिकली क्या होता है, ट्यूमर ही होता है, गांठ ही होती है। ठीक है, तो गांठ क्यों, क्योंकि कोशिकाओं ने अनियंत्रित रूप से क्या कर दिया, विभाजन कर लिया और अपनी संख्या बढ़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से हमें फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है ह्यूमन से, बिल्कुल फीमेल का जो ओवा होता है सबसे बड़ी सेल होती है। फिर सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, ये बात भी सही है। फिर सबसे तेज विभाजन न्यूरॉन कोशिकाओं में होता है, ये बात करो। सबसे तेज जो सेल डिवीजन होता है वो है लीवर के अंदर। किसके अंदर, लीवर के अंदर। लीवर की जो सेल्स है वो सबसे ज्यादा तेज डिवीजन करती है, इसी के कारण देखो लीवर डैमेज हो जाता है तो जल्दी से वो क्या कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। ठीक है, जबकि ये जो न्यूरॉन होते हैं जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, ये कभी भी डिवाइड नहीं करती। जब जन्म लेते हैं तब भी इनका नंबर सेम होता है, और अभी भी हम हमारी इंटेलिजेंस को थ्रू एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। ठीक है, कोई कोशिका विभाजन बाहर नहीं पाया जाता। फिर माइटोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, बिल्कुल ये वही माइटोप्लाज्मा है जिसकी खोज किसने की थी, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, तो ये ओवरऑल की बात कर रहा हूं, ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी, शुक्राणु। तो मुझे बताओ असत्य कथन क्या है, असत्य कथन है इसका सी। उसके बाद में निम्न कथन में से वापस हमें फॉल्स चुनना है। तो ये बोल रहा है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, नहीं, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है। अब यहाँ समझो, देखो मानव की कोशिका में केंद्र में पाए जाते हैं गुणसूत्र जोड़े में। ठीक है, और ऐसे हमारे पास 23 के दो सेट होते हैं। ठीक है, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे ये बात गलत हो गई। देखो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर गुणसूत्रों का नंबर अलग अलग होता है। कैट के अंदर हम देखते हैं 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। हम देखते हैं व्हीट प्लांट, गेहूं के पादप में उसके अंदर 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर 42 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर होते तो हम इंसान नहीं होते, हम क्या होते हैं, हम व्हीट प्लांट होते। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों का नंबर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 23 है, हमने अभी देखा, ये बात बिल्कुल सही। फिर गुणसूत्र डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी सही है। जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। तो देखो ये क्या है, गुणसूत्र। और मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र किनसे मिलकर बना है, डीएनए और एक प्रोटीन से बंधा होता है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जब हम डीएनए को और बोलते हैं तो हमें इसमें जीन्स दिखते हैं, और ये जीन्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, हमारी आंखों का कलर हो सकता है, हमारी हाइट बड़ी या छोटी, मतलब हम बड़े होंगे या छोटे होंगे, हमारी नोज कैसी होगी, ये सब क्या है, ये सब जीन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हम जीन को बोलते हैं आनुवंशिकता की इकाई। ठीक है, नेक्स्ट, राइबोसोम प्रोटीन तथा किसके बने होते हैं, प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ये प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। कौन सा आरएनए, तो आप लिख लो यहाँ पे आरएनए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस हमें क्या करना है,
फॉलो मैच करना है तो मैच कैसे करेंगे? देखो ईआर अंतर प्रतिवी जालिका इसकी खोज किसने की थी? तो ईआर का काम क्या होता है? ये बनाती है प्रोटीन। हमने देखा था ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एक ऑर्गेनल अटैच होता है, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं इसमें, एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी, दूसरी को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये रफ दिख रही है आपको ना, इसी कारण हमने इसको रफ बोला। ये क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। और ये प्रोटीन मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि प्रोटीन को हम एक पोर्ट यानी कि एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। पोर्ट से मैंने आपको याद कराया था पोर्ट। तो ए का क्या होगा? 4। और मुझे बताओ ए का 4 आपको किसमें दिख रहा है? ए के ऑप्शन में दिख रहा है 4th में। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी 3 नहीं। यहाँ अगेन हमारे पास क्या, देखो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लिया इसको। चलो अब देखो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। बात करता हूँ एटीपी की फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म है इसकी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये याद रखनी है आपको, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वो ऑक्सीजन ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेकर जाता है और किसे दे देता है? ये हमारे सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया को ले जाकर के ये ऑक्सीजन दे देता है। हमने पहले से फूड ले रखा है, फूड में क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। ये ऑक्सीजन जाके यहाँ इससे जुड़ जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। इस प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और जब 38 एटीपी बनते हैं ना, तो हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है। बात समझ में आई आपको? और ये जो चक्र चल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि क्या क्रेब्स चक्र कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे एनर्जी मिलती है। किससे? इस एटीपीज के कारण। क्योंकि मेरी सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या बना रहे हैं? एटीपी या एटीपी बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ऑप्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करती है? तो गोल्जी बॉडी जो ईआर कुछ प्रोटीन्स बनाती है, उनका मॉडिफिकेशन करती है। राइबोसोम प्रोटीन बनाती है, ठीक है, इसलिए हम इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। लाइसोसोम हमने बात की थी सुसाइड बैग। 12th है रंगों और वर्णों को सुमेलित कीजिए, कलर्स और पिगमेंट्स को मैच कीजिए। तो देखो गाजर का कलर लाल क्यों होता है? मतलब गाजर का कैसा होता है? किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ए का थर्ड किसमें है? तो ए का थर्ड फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में, सेकंड कट में। फिर टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? इसका ऑप्शन आपका सही है लाइकोपीन, ठीक है। तो बी का फर्स्ट किसमें दिख रहा है आपको? बी का फर्स्ट हमें दिख रहा है फर्स्ट और फोर्थ में, तो यहां से थर्ड कैंसिल। फिर चुकंदर का कलर किसके कारण आता है? तो वो एक पिगमेंट होता है बीटानोन, है ना, उसके कारण। तो सी का फोर्थ किसमें? ये फर्स्ट में दिख रहा है, तो यहां से थर्ड कैंसिल। फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो फल पीले होते हैं, येलो होते हैं, उनके अंदर कलर कहां से आता है? जेंथोफिल पिगमेंट के कारण। मैं आपको ऐसे याद करा देता हूं इसे ट्रिक से। तो देखो आपको याद हो जाएगी, ट्रिक याद कर लेना। ट्रिक क्या है? ट्रिक है पिज्जा गाकर। देखो खाकर नहीं है, ट्रिक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो पिज्जा गाकर, चीकू बेटा, टमाटर लाओ, ठीक है। इससे कैसे याद करना है? देखो पिज्जा से पीला कलर जेंथोफिल के कारण, गाजर के अंदर कलर कैरोटीन के कारण, चीकू के अंदर और सॉरी चुकंदर के अंदर विटामिन के कारण, और टमाटर का कलर किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन के कारण, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है ग्रीन कलर किस कारण आता है? जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उनमें ग्रीन कलर क्यों होता है? तो ये तो आपको याद है बचपन से। ये क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट। पिगमेंट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में असत्य कथन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, बिल्कुल। देखो ये सेल है, न्यूक्लियस बना दिया। सेल के अंदर क्या होता है? अपना डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना, न्यूक्लियस के अंदर। और
सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के होता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना एक डीएनए पाया जाता है जो कि वृत्ताकार होता है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टी कहते हैं, बिल्कुल। देखो मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, ध्यान से देखना। ये मैंने बनाया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां पाई जाती है, दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है। ये बाहरी झिल्ली बनाती है, एक ये है आंतरिक झिल्ली। इस आंतरिक झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था इस क्रिस्टी में F1 और F0 पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जो एटीपी सिंथेसिस या संश्लेषण में सहायता करते हैं। ये बात भी सही, दोनों पॉइंट सही है इसमें। फिर इसमें क्रेब्स चक्र पाया जाता है, बिल्कुल हमने पीछे पढ़ा, क्रेब्स चक्र पाया जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको, बताओ? नहीं कहते। किसे कहते हैं, राइबोसोम को। किसे कहते हैं, राइबोसोम को। क्या कहते हैं हम, राइबोसोम को कहते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में कोशिका की भूमिका। कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं? गोल्गी कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं? नहीं बनाते। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी और गोल्गी कोशिका प्रोटीन मॉडिफिकेशन करता है। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम बनाते हैं? नहीं, लाइसोसोम तो सुसाइड बैग है और सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम बनाते हैं? ये बनाते हैं, हम पीछे देख चुके हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो सी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, तो वही सुसाइड बैग है। फ्लैजिला क्या है, तो देखो हमारा जो स्पर्म होता है ना वो थ्रू फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट करता है, गति करता है। जब मेल और फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं और मेल की तरफ से स्पर्म रिलीज किए जाते हैं फीमेल वेजाइना में, तो वो स्पर्म गति करते हुए जाते हैं गर्भाशय में, ठीक है, मतलब फैलोपियन ट्यूब तक, है ना। तो वो गति किसके कारण मिल रही है उन्हें, इस फ्लैजिला के कारण। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शुक्राणु की गति होती है किसके कारण, अभी हमने देखा किसके कारण, फ्लैजिला के कारण। सीलिया क्या होते हैं, तो देखो बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया वो मूवमेंट, वो गति कैसे करता है, वो गति करता है सीलिया के थ्रू। ये बालों जैसी संरचना होती है छोटे छोटे, और सीलिया जो होते हैं वो फ्लैजिला से छोटे होते हैं। देखो हमने अभी बात की थी स्पर्म की, तो स्पर्म के अंदर फ्लैजिला कैसा दिख रहा है, आपको बड़ा दिख रहा है, जबकि सीलिया कैसे, ये छोटे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अलावा और सीलिया कहां पाए जाते हैं, तो हमारा जो श्वसन मार्ग है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहां भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो सीलिया के ऊपर ये छोटे छोटे बाल पाए जा रहे हैं, ठीक है, और फ्लैजिला के अंदर स्ट्रक्चर पाई जा रही है, सॉरी शुक्राणु के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है गति देने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में लगी चोट की मरम्मत हेतु किस प्रकार का विभाजन का प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है, ओनली माइटोसिस, केवल समसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है सर, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस के, जैसे कि मैं बात करता हूं अगर मेल में टेस्टिस या वृषण की और फीमेल के अंदर अंडाशय, ठीक है, वहां पाए जाते हैं कौन सी कोशिकाएं, स्पर्म और अंडाणु। ये दोनों कौन सी प्रोसेस से मिलकर बने होते हैं, इनके जब ये बन रही होती है तो मियोसिस प्रोसेस चल रही होती है, इसीलिए इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, आधा होता है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बोला, अर्धसूत्री विभाजन। ये दोनों जब मिलते हैं तब कोशिका के अंदर पूरे कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 46, ठीक है। और डिटेल में देखना है ना आपको, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो की लिंक मिलेगी, वहां जाके आप जब देखोगे ना सेल डिवीजन, वहां मैंने कंप्लीट करा रखा है, तो वो जरूर देखना होगा ना सारे वीडियोस, बहुत अच्छे हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार बीच में। चल अब देखो समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताओ जिसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। The name of the stage of mitosis in which chromosomes are located in the midline। अब देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था सेल डिवीजन में माइटोसिस, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि माइटोसिस में प्रोसेस होती है, उसी में एक प्रोसेस होती है मेटाफेज, जहां पे गुणसूत्र हमें एक लाइन में अरेंज दिखते हैं, एक प्लेट में दिखते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटाफेज। और यहाँ पे गुणसूत्र हमें क्लियर दिखाई देते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गुणसूत्र किस स्टेज में साफ दिखाई देते हैं, तो उसका आंसर भी क्या होगा, मेटाफेज, ठीक है। ये देखो डायग्राम, ये मेटाफेज का डायग्राम है। मेटाफेज के अंदर ये एक प्लेट के ऊपर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स और हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन में चरण। देखो मैंने आपको जब समसूत्री विभाजन माइटोसिस पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और आई गया देखो। तो मैंने आपको वहां कैसे याद दिलाया था, मैंने आपको 5 चरण बताई थी, एक इंटरफेज, और इंटरफेज में कुछ चरण इंक्लूड्स होते हैं, कौन कौन से, G1, S और G2, इन तीनों को मिलाकर हम इंटरफेज भी बोल देते हैं। तो पहली फेज तो ये, और बाकी की 4 फेज
तो मैंने वो आपको याद कराई थी कैसे, पीमेट से याद कराई थी। कैसे? पीमेट से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब मुझे बता दो यहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में उपचरण कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? तो देखो मैंने आपको जब मियोसिस पढ़ाया था अर्धसूत्री विभाजन, उसकी स्टेजेस हमने बात की थी, वहां मैंने आपको एक ट्रिक दी थी। वो क्या थी? वो थी लेस जाएगा सोने पास पीकू डीसी और डायनेमिक, ये ट्रिक मैंने याद करी। टोटल 5 है ये। ठीक है, तो यहां से ले से क्या था? लेप्टोटीन, जाएगा से जाइगोटीन, फिर पी से था पैकाइटिन, और डी से था डिप्लोटीन, और डाइन से था डाइकाइनेसिस। फिर इनके अंदर कुछ प्रोसेस भी हुई थी, मैंने आपको बताया था लेस सन में क्या मतलब था? यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे वो संघनित हो रहे थे। ठीक है, फिर जाएगा सोने पास, यहाँ सिनेप्सिस होती है। क्या होती है? सिनेप्सिस नाम की क्रिया होती है जिसके अंदर गुणसूत्र क्या करते हैं? गुणसूत्र पास आने लग जाते हैं। इसके अंदर तो डीएनए क्या करता है? गुणसूत्र बनाता है। फिर यहाँ पे सिनेप्सिस क्रिया होती है जिसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो आपस में पास आते हैं। फिर इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें गुणसूत्र आपस में एक दूसरे के लक्षणों को चेंज करते हैं, और इसके अंदर कियास्मेटा बनते हैं जिसमें गुणसूत्र जब कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं तो दूर जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपसे प्रोसेस के नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, और डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि ये अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसे याद करनी है आपको? ये फॉर्मेट मिल गया। तो देखो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये कौन सा ऑप्शन है? ये आप देखोगे ए ऑप्शन है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर में कियास्मेटा होते हैं। किस अवस्था में? पीछे हमने देख लिया। देखो क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? पी तो पैकाइटिन के अंदर, तो पैकाइटिन 3 जगह, ये तो कैंसिल। फिर कियास्मेटा कहां बनते हैं? ये बनते हैं डी सी। कियास्मेटा की स्पेलिंग होती है कियास्मेटा, है ना? तो डी सी डिप्लोटीन, आंसर हमारा हो जाएगा सी, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। ये देखो आगे ये डायग्राम आ गया, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो इसे और अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस हमें फाल्स स्टेटमेंट देखना है। तो सबसे पहले समसूत्री विभाजन कई कोशिकाओं में होता है? एग्जैक्टली हमारे शरीर में घाव भरते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं? समसूत्री विभाजन से, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन तो जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो समसूत्री विभाजन कई कोशिकाओं में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, गलत, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी होगा। ये असत्य कथन है। क्या है ये? असत्य कथन। कैसे? तो देखो मैंने आपको बताया समसूत्री विभाजन में ये हमारी कोशिका जिसमें 46 गुणसूत्र है, ये विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। ठीक है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो वृषण है, मेल सेक्स ऑर्गन और अंडाशय, इनकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आगे डिवाइड कर दी, तो इसने जब डिवाइड किया तो इसने गुणसूत्रों की संख्या वहां क्या कर दी? आधी कर दी। और आधी करने के कारण ये क्या बोला था? इसे आधी के कारण ये बोला था अर्धसूत्री विभाजन। इसलिए यहाँ समान नहीं रहती, कैसे रहती है? आधी हो जाती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जन्म में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है ना? फिर लैंगिक जन्म होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ओके, फिर अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। बिल्कुल, ये देखो ये भी 2 बना देगी, ये भी 2। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई? 4, जबकि समसूत्री विभाजन में 2 ही बनती थी। बात क्लियर है? तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेज की किस अवस्था में डीएनए संश्लेषण होता है? तो देखो मैंने आपको बताया था इंटरफेज के अंदर 3 अवस्थाएं होती है, G1, S और G2। तो एस फेज के अंदर नाम से पता लगा है सिंथेसिस, यहाँ किसका सिंथेसिस होता है? डीएनए का। इसलिए हम क्या बोलते हैं? डीएनए का संश्लेषण होता है। और किसका होता है? तो मैंने आपको बताया था कोशिका विभाजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? सेंट्रोसोम। किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है सेंट्रिओल से।
किससे? सेंट्रिओल से। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सेंट्रिओल मिलकर बना होता है एक प्रोटीन से जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? एस फेज। जीवन में क्या होता है? तो जीवन के अंदर जो प्रोटीन है वो बनता है, आरएनए बनता है, क्योंकि सेल डिवाइड होने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। G2 के अंदर क्या होता है? तो G2 के अंदर और प्रोटीन बनेगा, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल होते हैं। जीवन के अंदर तो बाकी सारे ऑर्गेनल्स डबल हो जाते हैं, G2 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये डायग्राम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें वापस से फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। फॉल्स स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डीएनए की दोनों चेन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, देखते हैं। असंख्य न्यूक्लियोटाइड इकाइयां एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, ये भी देखेंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया, इनमें अपना डीएनए होता है, बिल्कुल सही बात है। इन तीनों में अपना डीएनए होता है और ये सर्कुलर यानी कि गोल होता है। जबकि मैं हमारी बात करूं, हमारे अंदर देखिए डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तो राइट है। जबकि इसने पूछा है फॉल्स, तो देखो डीएनए की दोनों चेन में यहां बना देता हूं, ये एक चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई। ये किससे जुड़ी होती है आपस में? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ी होती है क्या? नहीं, ये आपस में जुड़ी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ ये गलत हो गया। फिर असंख्य न्यूक्लियोटाइड इकाई एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, नहीं। देखो ये डीएनए की एक चेन, ये दूसरी चेन, ये किससे मिलकर बनी है? न्यूक्लियोटाइड से। क्या एक न्यूक्लियोटाइड? नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। मान लो ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी। तो ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? ये आपस में जुड़े हुए हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। किससे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़े होते। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा क्या? बी और सी, मतलब थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो बी भी गलत है और सी भी गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वापस हमें फाल से देखना है। तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक, भी डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक युग्म 10 होते हैं। मैंने आपको डीएनए के टाइप पढ़ाए थे दो। एक मैंने आपको बताया था बी डीएनए, क्या बताया था? एक मैंने आपको बताया था बी डीएनए। बी डीएनए के अंदर हमने देखो बेस पेयर यानी क्या होता है? बेस का मतलब क्षारक और पेयर का मतलब होता है युग्म या जोड़े। तो कितने क्षारक जोड़े पाए जाते हैं बी डीएनए के अंदर? 10। ठीक है, 10 जोड़े पाए जाते हैं। तो ये बात तो एकदम सही है। फिर बी डीएनए का व्यास मतलब मोटाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ये बात भी सही है ना? ये बात भी सही है। बी डीएनए कौन सा? देखो जनरली जो डीएनए हम स्टडी करते हैं वो बी डीएनए होता है ना? उसके बाद ये बोल रहा है जेड डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक 22 होते हैं। दूसरा टाइप था जेड डीएनए, ये जिगजैग था। कैसा था? जिगजैग। और इसके अंदर नाइट्रोजन क्षारक की जो संख्या थी वो कितनी थी? 12 था। तो यहाँ पे ये गलत है, तो यही हमारा आंसर है। जेड डीएनए का व्यास कितना है? 18 एंगस्ट्रॉम। ये बात एकदम सही है। क्या है? सही है। नेक्स्ट, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? हमने बात की थी डीएनए जिन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, सॉरी नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर बना होता है, उनमें क्या क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। और डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, दो चेन से मिलकर बना होता है। जबकि आरएनए कैसा है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। और आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए के अंदर एडेनिन है, गुआनिन है, लेकिन इसके अंदर थायमिन नहीं होता। क्या होता है? यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल पाया जाता है। और बाकी सारा सेम है इसके अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यूरेसिल। क्या होगा? यूरेसिल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी है, क्या है? तो मैंने आपको बताया था डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, और डीएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दूसरी चीज मुझे बताओ, डीएनए से आरएनए बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना? और डीएनए सॉरी आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
रिलेशन। बात क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है? तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये आपको पता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ऐसा हमने क्यों बोला? तो हमने बात की थी, देखो फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमने बात की थी डीएनए और आरएनए, इनके फॉर्मूले क्या थे? डीएनए का था C5H10O4 और C5H10O5। अब डीएनए के अंदर आप देखो एक ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, और जब साइंस के लैंग्वेज में कमी होती है तो हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। किसकी? तो ऑक्सीजन की, तो डीऑक्सीराइबोस, है ना? बात समझ में आ गई? तो ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद में डीएनए में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये है फास्फोरस। ठीक है, कौन सा है? फास्फोरस। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में सत्य कथन बताओ। फाइनली आ गया ऐसा जिसमें हमें सत्य बताना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। हमने शुरू में ही देखा था जब हम एमसीक्यू देख रहे थे अभी पीछे वाले, तो उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। बिल्कुल, तो ये सत्य कथन है। उसके बाद में राइबोसोम 80S होता है इसके अंदर? नहीं, 70S होता है। तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, सुस्त से पड़े रहते हैं, उनके अंदर एनर्जी का कोई काम नहीं। ठीक है, फिर तो माइटोकॉन्ड्रिया की तो श्वसन कहां से करेंगे? श्वसन किससे करेंगे? जीव द्रव्य से करेंगे। जो उनके अंदर द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य, उसी से वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। कौन? प्रोकैरियोटिक, जैसे कि बैक्टीरिया। तो सत्य कथन इसमें क्या है? सत्य कथन इसमें क्या है? इसमें है एक तो सी। सी क्या है इसमें? सत्य कथन है। बाकी सारे क्या है? असत्य कथन है। और जो श्वसन जीव द्रव्य होता है, ये बात भी सही है। गलत क्या है? 70S। तो इसके अंदर बी क्या है? यहाँ पे बी है आपका असत्य, और सत्य क्या है? ए, सी और डी। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियोटाइड किनसे बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड किनसे बना होता है? देखो कोशिका, इसके अंदर पाया जाता है केंद्र, और केंद्र के अंदर क्या होता है? केंद्र के अंदर होते हैं डीएनए या आरएनए, है ना? केंद्र को बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो अम्ल पाए जाते हैं हम बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए ये किससे मिलकर बने हैं? ये मिलकर बने हैं न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किनसे मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना होता है फास्फोरस, फास्फोरिक अम्ल, और शुगर यानी कि शर्करा, और बना होता है नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षारक। तो तीन चीजें देखनी है आपको, फास्फोरिक एसिड, उसके बाद में शुगर। शुगर कौन सी? पेंटोज शुगर। तो फास्फोरिक अम्ल, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेस। सी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, अगर आपको डायग्राम के थ्रू समझना है तो यहां समझो, ये डीएनए है, इसमें देखो ये फास्फोरस, ये शुगर और नाइट्रोजनी बेस भी है, गुआनिन और साइटोसिन या एडेनिन और थाइमिन। ठीक है, तो बात यहां आपकी क्लियर हो गई होगी। तो यहां हमारी एमसीक्यू वाली क्लास आज फिनिश हो गई, जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे। आपको अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वेदम पाठ का टेलीग्राम चैनल है वहां उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां कोई पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू कॉन्सेप्ट्स।